यस सर। ओके। अच्छा, तो सर बेसिकली इनकम टैक्स में हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, और कैपिटल गेन में हम लोग ये स्टडी वाला क्लास में बातचीत किए थे इसके बारे में, ट्रांसफर, माथा खराब करने वाला चीज। ठीक है, इसलिए माथा खराब। एक ट्रांसफर का नॉर्मल मतलब होता तो कितना अच्छा होता, भाई सेल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन नहीं, सिर्फ सेल को ट्रांसफर नहीं मानते, सेल के अलावा और भी हजारों चीज उसमें चोचला करके रखा है, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर सब ट्रांसफर। कौन सा सेक्शन में बोला है? और ट्रांसफर का एक्सेप्शनल, ट्रांसफर का एक्सेप्शनल मैंने जहां ट्रांसफर है पर वो ट्रांसफर है नहीं, सेक्शन 47। थैंक यू सर। फटाफट ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो। चलो लिखो, फास्ट फास्ट लिखना सर। नहीं है, फास्ट हो जाएगा। हो चुका है। कैपिटल गेन में फॉर्मेट के बारे में तो आइडिया हो चुका है। अब कैपिटल गेन का कुछ आइडिया ये ले लो सर कि कैपिटल गेन में ना टैक्स रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बाकी चैप्टर्स जितना भी है उसमें टैक्स रेट के बारे में ज्यादा झमेला कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे सैलरी में कोई ऐसे स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, स्पेशल मैंने सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए कोई टैक्स मतलब स्लैब में आता है। मैंने इनकम टैक्स का जो नॉर्मल रूल होता है वो बेसिकली स्लैब बेस्ड होता है। हम लोग जब इनकम टैक्स जब भरते हैं सर, जैसे अभी इनकम टैक्स भरने का टाइम चल रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो जब जब भी इनकम टैक्स का फाइलिंग हो रहा है, तो फाइलिंग के टाइम पे अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक अदर सोर्स के थ्रू से इनकम करते हो, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट में क्या होता है, क्या हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट जैसे इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल में सैलरीड बिजनेस है ना, देख रहे हो ना। तो अगर मानो तुम सैलरीड पर्सन हो, तो सैलरीड पर्सन को जो भी टैक्स वगैरह भरना है वो कैसे भरेगा? स्लैब में, देख रहे टैक्स स्लैब्स, ठीक है। ये आप लोग किताब की स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर में दिया रहता है। और अगर आप जानकारी ऐसे भी नॉर्मल रैंडमली देखना चाहते हो, सीधा सरकार के साइड में आ जाना, जिसके थ्रू से एक्चुअली सारा काम होता है। लॉग इन कर भी इसी के थ्रू से ई फाइलिंग होके टैक्स फाइलिंग होता है। आगे जब आप लोग फार्म में काम करोगे, सारा काम इसी के थ्रू से करोगे, ठीक है। इवन अपना भी जब कुछ साल बाद क्या होगा ना, आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे सर। 2 साल फार्म में काम करने के बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे ना एक्सपर्ट्स की तरह काम करोगे। लोगों से क्या लोगे सर? लोगों का टैक्स फाइलिंग का भी काम ले लोगे। टैक्स फाइलिंग का काम लेके कौन से फॉर्म किस काम के लिए क्या फॉर्म भरना पड़ता है वगैरह वगैरह एवरीथिंग जान जाओगे। तो फिर डिटेल्स जो कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही है, फिर फार्म में काम करके कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फिर किसी का काम भी कर सकते हो। पहले पहले थोड़ा गाइडेंस भी रहना पड़ेगा, जिस फार्म के थ्रू से काम करोगे उन्हीं के थ्रू से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके दूसरे का फाइलिंग का भी काम कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, इट्स रियली पॉसिबल। तो ये भी मैंने बेसिकली इंटर पास हो जाओ, फार्म में काम कर लो, आपका वो इंडिपेंडेंसी आ जाए, ठीक है। हर्षवर्धन, आपको मेरा आवाज आ रहा है हर्ष? हेलो, आवाज आ रहा है हर्ष को मेरा? बोलो सर। मे बी। हेलो, नील एंड अभिजीत, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। यस सर।
ओ अच्छा अच्छा, ठीक है हर्ष, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, जितना समझ में आता है करो। तो हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल गेन टैक्स पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल गेन में, अच्छा मैं क्यों ये चीज बात करना स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल सैलरीड पर्सन के केस में आपको क्या फॉलो करना पड़ता है, टैक्स स्लैब फॉलो करना पड़ता है। जैसे टैक्स स्लैब में क्या है, एक ओल्ड टैक्स सिस्टम है और एक 115 बीएसई वाला है। इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। तो ज्यादातर जो भी टैक्स सिस्टम है वो टैक्स स्लैब के सिस्टम से ही आपको सरकार के घर में टैक्स जमा करना है। ठीक है। तो ये फिर कैपिटल गेन में ऐसा क्या बात है कि वो अलग से टैक्स रेट देते हैं क्या? कैपिटल गेन इनकम स्लैब में नहीं आता? आता है। कैपिटल गेन इनकम स्लैब में भी आता है। और कैपिटल गेन के लिए अलग से टैक्स रेट के बारे में भी बोला गया। मानी ये दोनों एंगल से खेलता है। बाकी जैसे सैलरीड पर्सन हो गया, बिजनेसमैन वाले हो गए, अदर सोर्स वाले हो गए, सब स्लैब के थ्रू से। अदर सोर्स में भी एक दो इनकम है, जैसे कि अगर आप लॉटरी से कमाते हो, ठीक है, तो सरकार सीधा 30% फ्लैट टैक्स लेके फिर आपको लॉटरी का पैसा देता है। आप ड्रीम इलेवन खेलते हो, ठीक है, टीडीएस एकदम 30% टीडीएस काट के फिर आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में। ठीक है, तो ये सब के लिए रेट भी है, अदर सोर्स में भी इसके लिए रेट है, लेकिन बाकी अदर सोर्स इनकम स्लैब में आएगा। वैसा ही कैपिटल गेन के अंदर भी कुछ इस तरह का इनकम है जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग टैक्स रेट के बारे में मेंशन करके रखा। ठीक है। तो जब आपको वैसा कुछ इनकम दिख जाए तो आपको उसे यूज करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो तभी जाके आप बाकी कैलकुलेशंस के साथ उसको एडजस्ट कर पाओगे। तो अगर किसी का रेट अलग है तो वो रेट अलग से यूज करना है, फिर जाके आप नॉर्मल स्लैब में बाकी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। हाथ में जा रहे ना बातें। ठीक है। तो अब इसीलिए कैपिटल गेन के अंदर आपको टैक्स रेट क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा। तो आप लोग एक हेडिंग करो सर, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, थोड़ा सा लिखो और इसका सेक्शन भी मेंशन करो। 111 ए, 111 ए, 111 ए, बहुत वाइटल सेक्शन है। एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। मैंने आई थिंक आज तो कैपिटल गेन का शायद फोर्थ लेक्चर्स हो रहा होगा या थर्ड, मे बी थर्ड या फोर्थ लेक्चर्स हो रहा होगा। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स में मैंने 111 ए के बारे में थोड़ा बातचीत कर रहा था, याद नहीं है? वो स्टॉक मार्केट के थ्रू से, अगर एसटीटी वगैरह के बारे में नहीं बताया। हाँ, तो एसटीटी जब बता रहा था उस टाइम पे 111 ए के बारे में देखो, थोड़ा कॉपी में नोट भी लिखाया होगा, चेक करो। क्या बात करते हैं। हाँ, एसटीटी बताने के टाइम पे नहीं बोला 111 ए? नहीं बोला? ठीक होगा। बोला ना। हाँ, उसमें सेक्शन बताते हैं, सेक्शन हाँ, तो मैं सेक्शन का ही तो बात कर रहा हूँ हाँ, कि मैंने इस सेक्शन के बारे में पहले भी थोड़ा बातचीत किया है। 111 ए, इसमें एक 111 ए का सेक्शन आता है रेट के बारे में जो शॉर्ट टर्म के ऊपर काम करता है, और एक सेक्शन आता है सर 112 ए। ठीक है, 112 ए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेसिक डिफरेंस क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ होल्डिंग। माने अगर कोई एसेट, आप जैसे मानो अगर शेयर है, ठीक है, अगर आप शेयर खरीदते हो फिर शेयर को बेचते हो, कितना दिन होल्ड करने से शॉर्ट टर्म है? 12 मंथ से कम होल्ड करने से शॉर्ट टर्म, मैंने होल्ड करके बेचने से। और अगर आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। लैंड बिल्डिंग के केस में क्या होता है? लैंड बिल्डिंग के केस में 24 मंथ्स, 24 मंथ्स होल्ड करके फिर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म। और अगर 24 मंथ से ज्यादा है तो long term। इसके अलावा और भी एसेट्स हैं, कोई कोई एसेट है जिसमें 36 महीने का भी है ना। अगर लैंड और दोनों को छोड़ के सबका 6 मंथ्स है। लैंड बिल्डिंग और बाकी जो सेक्शन 111 ए में 12 ए में आता है उनको छोड़ के बाकी जो भी एसेट होता है सब केस में 36 महीने का टाइम। 36 महीने का कम होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म। ये डिस्कशन हम लोग पिछले क्लासेस में किए हैं। तो पॉइंट इज कि ये जो होल्डिंग के ऊपर बेस करके कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहा जाता है। मैंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट होल्डिंग के ऊपर कि एसेट कितना दिन आपके पास है और उसके बाद कब आप उसको बेच रहे हो। ठीक है। हर्ष को थोड़ा सा दिक्कत होगा सर, क्योंकि इसके पिछले ना इसका 2 क्लास आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है सर,
आप बाद में ही करो। इसमें तो 111 में लिखो सर, एसटी से जी लिखो, लिखते लिखते मैं समझाता भी हूँ। STCG arising on transfer of listed equity shares. STCG arising on transfer of listed equity shares. Units of equity oriented funds. Units of equity oriented fund and units of business trust. Unit of equity oriented fund and units of business trust. ठीक है, मैं सब समझाता हूँ। कितना रेट बोला है? 15%। कितना रेट बोला? 15%। मैंने ये कैपिटल गेन के अंदर अलग रेट दिया है। नॉर्मली कैपिटल गेन भी स्लैब में आता है, बट अलग रेट जब बोलेगा उसके लिए अलग रेट यूज करना है। तो उसमें कौन सा, पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एसटीसीजी मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, जैसे कि शेयर वगैरह, अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर होल्ड करते हो और शॉर्ट टर्म होल्ड करके फिर शेयर को आप बेच देते हो, से फॉर एग्जांपल कोई भी एक शेयर, जैसे मैंने रिसेंटली मेरे क्लास में, मैंने शेयर मार्केट क्लास में ये सब रिकमेंडेशन करता रहता हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट का क्लास आप लोगों के क्लास से पहले ही खत्म होता है रेगुलर बेसिस में। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मैंने जस्ट 5 दिन पहले ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस खरीदने के लिए सबको बोला था, ठीक है। तो उस टाइम पे टाटा कंसल्टेंसी का शेयर का दाम चल रहा था 3,900 पे, ठीक है। अभी कितना चल रहा है? 4,171 में। तो ऑलमोस्ट कितने, 200 टका हो गया ना? हाँ, 200 से ज्यादा होगा, 271 टका पर शेयर, ठीक है। तो अब मानो 5 दिन होल्ड करके, अब कोई कोई मुझे पूछ रहा है कि सर क्या करे, और होल्ड करे कि सेल करके निकल जाए? तो मैंने बोला होल्ड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा इसमें अपसाइड है, ठीक है। इसके पीछे अलग रीजन है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। अब मानो कोई किसी ने अगर 5 दिन, 5 दिन 1 साल के अंदर होता है, ठीक है, तो 5 दिन में 200 टका पर शेयर, 200 टका, 271 टका पर शेयर। तो 271 करके अगर किसी ने 100 शेयर में भी इन्वेस्ट करके रखा, तो 100 × 271 कितना होगा? 27,100। ये 27,100 आपका कैसा गेन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, समझे? अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तुम कितना टैक्स दोगे? 15%। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स हैं, आगे बताते हैं। तो STCG arising on transfer of listed equity shares, units of equity oriented fund. Equity oriented fund क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी बेसिस में चलता है। चलो इसका भी मैं दिखा देता हूँ। एक जस्ट रैंडमली मैंने लिया, ईटी मनी बोल के एक ऐप होता है, उसके थ्रू से आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चले। जैसे क्या लिखा है, फंड का नाम क्या है? कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब मैं फंड के बारे में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। इसका भी मेरा क्लास वगैरह होता है म्यूचुअल फंड्स का, जहाँ पर मैंने एक एक चीजें, कौन से फंड का क्या मतलब होता है, उसमें इन्वेस्ट करने से क्या होता है नहीं होता है, सब समझाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जस्ट आपको इतना बोल रहा हूँ कि इक्विटी फंड क्या होता है। इसका इतना समझो कि जिस फंड में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंने इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी 65%, मैक्सिमम परसेंटेज मैंने बेसिकली 65% इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया गया है? इक्विटी में। माने एक फंड कैसे होता है, जैसे देखो इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड का साइज, ये जो कोटक का जो इक्विटी ग्रोथ फंड है, इसके अंदर कितना पैसा है बोलो तो? 49,023 करोड़। तो फंड का मतलब सिंपल है कि दीज आर दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या है ये? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये लोग क्या करता है? ये लोग दूसरे पब्लिक से पैसा लेता है, ठीक है। इनको, इनके पास गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, इनके पास
गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दिया। ज्यादातर केस में सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, उन्हीं के थ्रू से ये सब कंपनी का जन्म हुआ है। और वहां पर कौन काम करता है? आप ही जैसे सीए सीएमए बन के, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का पढ़ाई करके, स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज लेके, फाइनेंस में एक्सपर्टीज लेके वो लोग वहां पर जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। फिर वहां पर जाके फंड को मैनेज करता है। और फंड का मैनेजमेंट कैसे करेगा? पब्लिक को बोलेगा एसआईपी करो या फिर लमसम करो। जैसे देखो यहाँ पर लिखा था एक किसी पॉइंट में लमसम ऐसा कुछ लिखा था, एक सेकेंड, कहीं तो था, कहीं तो था, कहीं तो। ये देखो मंथली एसआईपी लमसम, देख रहे हो? अगर तुम्हें इस फंड में पैसा देना है, कितना देना है? मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 टका करके देना पड़ेगा। अगर आप लमसम में भरोगे उसका भी लिमिट होगा, मिनिमम 1 लाख रुपीज। यहाँ पर देखो बता रहा है कि अभी तक ये फंड कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। देखो, इसका एक बेसिक आइडिया आपको दिया है। ये सब डेटा सही है, गलत नहीं है, ठीक है। ये देखो, गोल्ड कैटेगरी एवरेज दिस फंड, देखो मैंने मोटा मोटी अगर किसी ने 1 लाख टका इन्वेस्ट किया है और 10 साल के लिए इसका इन्वेस्टमेंट मार्केट में पड़ा हुआ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में, टोटल अभी कॉर्पस बना है अप्रोक्स 7.9 लाख। कितना बना? 7.9 लाख। कितने साल में हुआ है? 10 साल में हुआ है, ठीक है। कमती है क्या? 10 साल में बैंक दे देगा आपको डबल, डबल क्या, कितना गुना, 7-8 गुना दिया है। बैंक तो 10 साल में कितना दे सकता है? बैंक देगा, डबल दे देगा 10 साल में। हाँ। तब मेरी नानी बताती थी जब उतना समय चल रहा था, हम्म। तब 8 साल में डबल, 1 लाख तक, 1 लाख तक 2 लाख 8 साल में। जैसे मानो अभी बैंक मोटा मोटी 7-8%, 7 से 7.5% इंटरेस्ट देता है। 7%, ठीक है। अगर आप बैंक में 1 लाख टका रखते हो तो 1 साल में 7,000 टका, ठीक है। इस तरह से 10 साल रखोगे तो कितना? 70,000 टका। लेकिन वो कंपाउंडिंग होता रहेगा। तो वही मोटा मोटी 1 लाख टका 7% रेट में बैंक में रखने से 1,80,000 समथिंग आपको वापस आता है। ऑब्वियसली कटेगा, ठीक है, ऑब्वियसली कटेगा। तो फिलहाल मेरा पॉइंट इसमें इतना है कि फंड तो अच्छा ही रिटर्न दिया है, ठीक है। लेकिन फंड का रिटर्न तो छोड़ो, मैं अभी रिटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इक्विटी फंड समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है। जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लो, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है इतना जान जाओगे एक छोटा सा 5 मिनट के बातों में कि सर ये एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास, ये पब्लिक से लिया, किसी ने एसआईपी करके दिया, किसी ने लमसम में दिया, ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि खुद को नहीं पता, समय नहीं है, तो अपना फंड किसी एक्सपर्ट के थ्रू से मैनेज करवा रहा है। सर क्या हर एक फंड मैनेजर प्रॉफिट दिलवाता है? नहीं सर, उनका भी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेना, सब कुछ मायने रखता है। फिलहाल इतना समझो कि 49,000 करोड़ इनके पास है और ये पैसा ये मिनिमम मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करके आपके लिए रिटर्न कमा के देता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिस्क इज वेरी हाई। क्यों? बिकॉज ये टोटली इक्विटी फंड है ना। मैंने आपका जितना पैसा, ये 49,000 करोड़ का अप्रोक्स 70% पैसा, 65 to 70% पैसा जब स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज में लगाया जाता है तो उस फंड को इक्विटी फंड कहते हैं। हाँ, ये लोग इस पैसे को लेके मार्केट में, जैसे मैं आपको नॉर्मल स्टॉक मार्केट में मैं सीधा मार्केट में डालता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं सीधा मार्केट में डालने बोलता हूँ। ये लोग म्यूचुअल फंड्स बना के, जिसके अंदर आपका भी पैसा हो सकता है, मेरा भी पैसा हो सकता है, सभी का पैसा हो सकता है, जो भी इस फंड में पैसा देगा। और मैं कौन हूँ? फंड मैनेजर बनूंगा, ठीक है। फिर वो फंड मैनेजर क्या करता है, ये जितना कितना पैसा जमा किया अभी तक, 49,000 करोड़, ये 49,000 करोड़ मार्केट में इक्विटी के अंदर डाल के, थोड़ा बहुत पैसा बॉन्ड में डाल के, डिवेंचर्स में डाल के, ये पैसा को बढ़ाता है। जब किसी फंड का अप्रोक्स 65 to 70% फंड का पैसा जब शेयर मार्केट में चला जाता है और बाकी पैसा थोड़ा बहुत बॉन्ड, डिवेंचर्स, जो थोड़ा सा सिक्योर्ड एरिया होता है उसमें जाता है, तो ऐसे फंड को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। ये देखो, एक आइडिया के लिए दिखाता हूँ, इसका मैक्सिमम पैसा कहाँ है। देखो इसका, ये तो भयंकर फंड है। 97.19% पैसा इसका इक्विटी में है और डेब्ट में है 0.1224, और बाकी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में है 2.5, मैंने 3% इसका सिर्फ मैंने सिक्योर्ड चीजों में है, बाकी सारा चीज एकदम मार्केट वॉलेटिलिटी में है। इसीलिए बोला कि वेरी हाई रिस्क एरिया, बिकॉज जो जैसे डेब्ट सिक्योर होता है, डेब्ट का पैसा रिटर्न जितना होता है ना मिल जाता है, और अदर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी मिल जाता है, वो रिटर्न सिक्योर है, उसमें पैसा आपका मरेगा नहीं।
लेकिन बहुत ही कम मिलता है, 6%, 7%, 5%, ऐसा ऐसा रिटर्न होता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी का पैसा मार्केट ओरिएंटेड है, ये सब्जेक्ट, इसीलिए म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल, ऐसा करके बोलते हैं ना, पहले ऐसा बोलता था म्यूचुअल फंड क्या, ऐसा बोलता था। फिर बाद में सेबी बोला ये क्या है, जो भी बोलना है सीधा बोलो, सच बोलो, जल्दी जल्दी बोल के क्या छुपाना चाहते हो, समझे, समझ में आ गया ना। अब चलो टैक्स में आ जाओ, नहीं तो अभी म्यूचुअल फंड सीखने बैठ जाओगे आप। And you will amount to 1 lakhs. रुपीज 21 per tax savings. And SIP will give you after 7 years rupees 1 lakh. To take the step. कैलकुलेट करके देख कितना परसेंटेज रिटर्न देने का बात कर रहा है, तुम उसको जोड़ो ना, जोड़ के देखो 7 साल में जो इतना दे रहा है। परसेंटेज तो फिर अगर अगर नॉर्मल अमाउंट 54,000 है, तो 7 साल में वो अगर 1 लाख जाता है, तो तुमको तो टाइम वैल्यू मनी करो कि 54,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 7 साल में 1 लाख जा रहा है, तो बीच का इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। 7 साल में बीच का कंपाउंडिंग निकालो, टीवीएम का क्वेश्चन है ये। किसका 1 लाख का, आज का प्रेजेंट वैल्यू 7%. 7% से, तो इसका मतलब अगर 7% से किए हैं तो 63,000 है, तो इसका मतलब तुम्हारा वैल्यू कितना था 54, मैंने 7 साल में 10,000 ही एक्स्ट्रा दे रहा, ठीक है। अगर तुम इसके पीछे अंदर का छुपा हुआ पहले इंटरेस्ट को ढूंढो, वो भी निकल जाएगा, बिकॉज यू नो आप कितना डाल रहे हो आपको पता है, ठीक है। Yes. वो कितना दे रहा है तुमको पता है, तो बीच के इंटरेस्ट तो पता कर सकते हो ना, एक्स पकड़ के, Yes. है ना, वो निकालो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास को एक बार देखो, उसमें मेरा ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है आप टीवीएम का 4-5 क्लास करो, आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके अंदर इंटरेस्ट बीच में अगर रहता है तो उसको कैसे निकाला जाता है, फाइनेंस के क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर आपको उस तरह से आप इंटरेस्ट निकाल लेते हो, तो आप इंटरेस्ट निकालने के बाद अगर वो बोल रहे हैं कि तुमको 7 साल में 1 लाख देंगे 7% रेट में, तुम उसको डिस्काउंट करो, फिर 7 लाख को, ये सॉरी 1 लाख को प्रेजेंट वैल्यू में देखो कितना रेट परसेंटेज के हिसाब से, तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि तुमको एक्चुअल में आज के रेट में कितना पैसा मिल रहा है। तो फिर इन्वेस्ट करना सही होगा कि गलत होगा, तुम ही एक्सपर्ट की तरह डिसीजन ले सकते हो, तुम्हें एक्सपर्ट के पास जाने का जरूरत नहीं है। और मार्केट में क्या महंगाई चल रहा है वो भी थोड़ा देख, अगर मार्केट महंगाई से रिटर्न सही है मोटा मोटी, तो फिर इन्वेस्टमेंट इज ओके। अगर मार्केट महंगाई से नीचे आ रहा है तो फिर बोका बन जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड समझ में आया, हाँ, प्रैक्टिकली दिखाया सर कि कैसे होते हैं फंड, ठीक है। यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड्स को ही बोला जाता है, बट ये जो बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, मैंने ये भी जैसे फंड दिखाया ना, वैसे ही बिजनेस ट्रस्ट होता है हमारे देश में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट होता है। मैंने ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं या रोड बनाता है, ऐसे करके गवर्नमेंट का कुछ प्राइवेटाइजेशन स्कीम में कभी गवर्नमेंट भी साथ में मिलके एक ट्रस्ट रेडी करता है। म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट है, बट ये भी, उसको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड नहीं बोल सकते, बट उसका बेसिकली पैसा ना स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। किसमें जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर किसी पर्टिकुलर बिजनेस फील्ड में जाएगा। तो फिर आपसे पैसा लेके वो फंड बनाएगा, फिर उस फंड को मार्केट में डालेगा, ठीक है, फिर वो इक्विटी की तरह ही काम करेगा। तो ऐसे चीजों से अगर किसी को कुछ रिटर्न मिलता है और गेन होता है, ठीक है, उस गेन के लिए कितना रेट बोला, 15%, लेकिन देयर इज ए कंडीशन, इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सच सेल। एसटीटी क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर सेल करने के टाइम पे मैं दिखाया था ना उस दिन, भूल गए सर, हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये देखो, अगर आप मार्केट में शेयर को बाई सेल करते रहते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करते रहते हो, सेल बाई सेल करते रहते हो, जैसे ये देखो, अगर 1,000 शेयर बाई करोगे, 1,000 शेयर सेल करोगे, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 8,40,000 का टर्नओवर करोगे, तो देखो यहाँ पर एसटीडी कितना मांग रहा है, ये मैं जीरोधा के अकाउंट से दिखा रहा हूँ, बट नॉर्मली ऐसे ही चलता है। 110 अगर इंट्राडे में है, अगर डिलीवरी में है, मैंने आज खरीद के कभी भी बेचने वाला सिचुएशन था, 850 का एसटीटी है। इसी एसटीटी के बारे में बोल रहा है, ये गवर्नमेंट को जाता है, किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है।
तो वही चीज बोला कि इफ एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इसको ट्रांजैक्ट करने के टाइम पे गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करता है, ठीक है, दिस इज नोन एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो क्या बोला, इफ एसटीडी हैज बीन पेड ऑन सच सेल, अगर सेल पे एसटीडी पेड है तो অপশন ট্রেডিং 15%। এর ক্ষেত্রেও তাই, हाँ हाँ बोलो। অপশন ট্রেডিং এর সময়ও কি ট্যাক্স চার্জ করবে সিকিউরিটি হ্যাঁ ট্যাক্স? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অপশনের ক্ষেত্রেও কাটে। এই অপশন ট্রেডিং করিস নাকি? না স্যার, আমি জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি পড়ছিলাম আর কি। ये देखो, उसने पूछा ऑप्शंस में भी होगा, ये देखो फ्यूचर ऑप्शंस में भी होता है, ये देखो एफ एंड ओ में फ्यूचर, एफ एंड ओ में ऑप्शंस, ठीक है। ये देखो जब तुम यहाँ पर जा रहे हो एफ एंड ओ फ्यूचर में, अगर मानो 1000 शेयर तुम बाई कर रहे हो फ्यूचर में, 1100, 1000 में बाई करके 1100 में सेल किया, प्रॉफिट कितना किया 100, कितना टोटल शेयर था 400, लेकिन टर्नओवर कितने का है, टर्नओवर 84, 8,40,000 कैसे आया, 1000 इंटू 400 कितना होता है 4 लाख, है ना, और 1100 इंटू 400 कितना होता है 4,40,000, है ना, 4.4 लाख, दोनों मिला के कितना हुआ 8.4 लाख। अब ब्रोकरेज गवर्नमेंट जो ब्रोकरिंग फर्म है वो चार्ज लेते हैं, जीरोधा बोल रहे हैं कि इतने का ट्रांजैक्शन करोगे तो वो 20 रुपीज करके लेता है, ठीक है। आजकल यही सब मैक्सिमम डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐसा ही है, आप स्टॉक जीरोधा सब ऐसा ही लेता है, ग्रो वगैरह सब, ठीक है। तो 40% तो ब्रोकरी में जाएगा, लेकिन एसटीडी कितना बोला, स्टैट्यूटरी चार्जेस, स्टैट्यूटरी माने सरकारी नियम के हिसाब से देना पड़ेगा, ब्रोकरेज चार्जेस सरकारी नियम में नहीं है, अगर जीरोधा को लगता 40 की जगह 400 भी चार्ज कर सकता था, उसका कोई प्रॉपर नियम नहीं है, उसका भी एक अलग सेबी लॉ में है 0.001 ऐसे समथिंग ले सकते हो मैक्स टू मैक्स, लेकिन फिर भी उसके पास लिमिट है, लेकिन स्टैट्यूटरी चार्जेस नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, एज पर ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। तो ये इसमें फ्यूचर में 55 का एसटीडी है, अगर वही चीज तुम डिलीवरी में करोगे एसटीडी थोड़ा कम है 28, ठीक है। पूछा ना अभी अभी नील पूछ रहा था कि सर फ्यूचर में ऑप्शंस भी देना पड़ेगा, यस सर देना पड़ेगा। कितना अच्छा होता है ना, जो पूछो उसका प्रैक्टिकल देखने को मिल जाए, है ना। ये यही है आज के डेट में इंटरनेट का सबसे बड़ा फैसिलिटी, ठीक है, इंटरनेट का यही सबसे बड़ा फैसिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम है इंटरनेट में है तो हजारों चीज, क्या ढूंढेंगे उसके लिए भी तो अपना दिमाग होना चाहिए। प्रॉब्लम है एक इंटरनेट ऐसा होता है जो वो दिखाना चाहते हो तुम वो देखते हो, और एक इंटरनेट वो होता है जो तुम देखना चाहते हो वो तुम देखोगे। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम जो देखना चाहते हो वो तुम देख रहे हो, या फिर वो जो दिखाना चाहते हो तुम वो देख रहे हो। नहीं समझे? हाँ नहीं समझा? इंटरनेट का सही और गलत यूज के बारे में बताया। इंटरनेट का अच्छा यही है कि तुम क्या देखना चाहते हो उसके हिसाब से, उसके लिए तुम्हारे अंदर नॉलेज रहेगा तो तुम देख लो, और एक होता है वो एक आपको इडियट बनाना चाहता है, सारा दिन रील्स देखते हैं, हम लोग देखते कि नहीं देखते, है ना, तो ये सब देख के हम लोग बर्बादी तो करते हैं। जल्दी समझ गए एसटीडी, तो अगर एसटीडी पेड है तो ही जाके 15% का चार्जेस होगा, ठीक है। अच्छा एसटीसी, नेक्स्ट पॉइंट बुलेट देखिए, लिख लिया ये वाला, सेकंड वाला भी लिखो, सेकंड वाला भी लिखो, एसटीसीजी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी। Short-term capital gain arising from transaction undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in an international financial service center. STCG arising from transaction undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in an international financial service center would be taxable at a concessional rate of 15%, even though STD is not paid in respect of such transactions. समझा दूंगा सर, पहले लिख लो। ये तुम लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? ऋषभ, अभिजीत, ओके, नील, हर्ष शायद नहीं लिख पाएगा, कोई बात नहीं सर, बाद में क्लास का बैकअप लेके लिख लेना। सर अभी इस चीज में समझना जरूरी है कि दो तीन चीजें हैं इसमें। पहला बात कि एसटीसीजी अराइजिंग मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैंने कुछ गेन किया, जैसे ये भी शेयर की तरह ही है,
ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी, मैंने फॉरेन करेंसी में कुछ ट्रांजैक्शंस लिया ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई एनएसई है ना हमारे देश में, Yes, sir. ठीक है, या फिर ऐसा कोई स्टॉक एक्सचेंज जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है, और वो कहाँ लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंडिया में है सर, यस है, रिसेंटली बना है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सिंगापुर में है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर दुबई में है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस में नॉर्मली होता है। और प्राउड का बात यह है कि भारत भी उस पैर में अपना पैर रख दिया उस चीज पे, ठीक है। IFSC, जैसे इसको समझने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, गिफ्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी किसका गिफ्ट है भाई, सर ये देश का गिफ्ट है भारतवासी के लिए, ठीक है। क्या गिफ्ट मिला है, गिफ्ट का नाम गिफ्ट नहीं, गिफ्ट का नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। सर होता क्या है, सर सिंपल 5 मिनट में समझो, उससे भी कम समय में कोशिश करता हूं। ये देखो क्या है, कौन है इधर, बीएसई का ब्रोकर फोरम देख रहे हो, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, कहां पर है, गिफ्ट सिटी में। ऐसे तो सारा ऑफिस पहले से मुंबई में था, बट ये गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। सर इंटरनेशनल सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज अगर फॉरेन का कोई कंपनी इंडियन मार्केट से फाइनेंस लेना चाहता है, ठीक है, या फिर इंडियन मार्केट में फॉरेन के बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज को ऑफिस दिया जा रहा है, वो लोग क्या करेगा, इंडियन मार्केट में आके ऑफिस बनाएगा, ठीक है। मानो अभी अफ्रीकन किसी कंट्रीज में किसी को चाहिए बिजनेस करने के लिए फंड, ठीक है, तो ये फॉरेन कंपनी जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया की गिफ्ट सिटी में लिस्टेड है, चाहे वो इंडियन कंपनी भी हो सकता है या कोई फॉरेन का कोई बड़ा फाइनेंस कंपनी भी हो सकता है, लेकिन उसको ऑफिस कहाँ मिला, हमारे देश के गिफ्ट सिटी में, हमारे देश के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। और वो कंपनी जब अफ्रीका में या अमेरिका में या किसी भी दुनिया के किसी भी देश में, बांग्लादेश में या फिर कोई भी मिडिल इनकम कंट्रीज में, नॉर्मली भारत बड़े लोगों को तो इतना नहीं दे सकता, बट जो हमसे गरीब है उनको तो हम पैसा दे सकते हैं और उसके थ्रू से हम लोग इनकम भी कर सकते हैं। भाई यूरोप को हमसे उधार नहीं चाहिए, यूरोप को हमसे बिजनेस चाहिए, ठीक है। यूरोप के पास इतना है कि हमें उनको पैसा देने का, क्योंकि वो लोग रिच है ना, लेकिन जो हमसे गरीब है उनको पैसे का जरूरत है, और हम लोग कंपेरेटिवली लो सूद में पैसा दे सकते हैं या फिर उनका जरूरत को समझ सकते हैं, जो शायद अमेरिका या इंग्लैंड ना समझे। अफ्रीका का डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरत है वो इंडिया ज्यादा बेहतर समझ सकता है, और इंडियन प्रोडक्ट वो लोग ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकता है क्योंकि सस्ता होगा कॉम्पेरेटिवली। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जो भी कंपनीज इंडिया से फॉरेन मार्केट में पैसा का लेन देन करेगा, और उस लेन देन में अगर आपको कुछ गेन हो जाता है, मानो उसमें आपका भी पैसा है, तो 1000, मानो सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ फॉरेन इंटरनेशनल सर्विस सेंटर के थ्रू से दिया, अब वो 1 करोड़ अफ्रीका में जा रहा है, और अफ्रीका को वो फंड मैंने जिसको भी फंड मिला है वो आपको रिटर्न भी करेगा, इंटरेस्ट वगैरह, सूद वगैरह या डिविडेंड वगैरह, तो उसके थ्रू से आपको कुछ गेन होगा। लेकिन ये सारा गेन किसके थ्रू से होगा, हमारे देश के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से। अब इस फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में फॉरेन कंपनी भी हो सकता है और हमारे देश का फाइनेंस कंपनी भी हो सकता है। तो बदले में भारत को क्या मिल रहा है, इकोसिस्टम। क्या मिल रहा है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम माने एक ऐसे सिस्टम जिसके थ्रू से एक ओवरऑल फंड का फ्लो हो रहा हो, ओवरऑल फंड का फ्लो हो रहा हो, उसमें देश का कंपनी को भी बूस्ट मिलेगा, और इवन हमारे देश भी बाहर की कंट्री में फंड का फ्लो कर सकता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि विदेश पैसा आए, विदेशी पैसा इंडिया में आएगा तो हम लोगों को पैसा है, तो ऐसा और भी कंट्री से जिनके पास इतना पैसा नहीं आता, वो भारत के थ्रू से उनके पास पैसा जाएगा, तो हमारा इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा। एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंस। का मतलब क्या होता है, जुगाड़, ठीक है। कभी हम लोग जुगाड़ करते हैं तो हम किसी का जुगाड़ बनते हैं, मैंने जुगाड़ में हेल्प करते हैं, हमें पैसा का जरूरत होता है। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा का जुगाड़ को फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें पैसे का जरूरत है तो हम एक डेवलप इकोनॉमी से मांगेंगे, हमसे भी जो थोड़ा नीचे है हम उनको देंगे, या फिर ओवरऑल एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू से क्या होगा, एक इनकम का ग्रोथ मिलेगा। वही चीज यहाँ पर बोला है सर, वही चीज को यहाँ पर बोला है। एसटीसीजी अराइजिंग from transaction undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in an international financial service center would be taxable at a concessional rate of 15%, even though STD is not paid in respect of such transactions. अगर STD paid ना भी है फिर भी 15% का टैक्स रेट इसमें हम लगा सकते हैं।
ठीक है, याद रहेगा। तो ये सेक्शंस के बारे में कहाँ बोला गया है, 111 है, वीवीआईपी पॉइंट है, तभी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। और ये सब पॉइंट में थोड़ा क्यों समझाया, क्योंकि ये रट्टा लगाने से भूल जाओगे, क्योंकि ये सब टॉपिक नॉर्मल टॉपिक के जैसा नहीं है, थोड़ा हटके पॉइंट्स है, कभी किसी ने सुना ही नहीं है ना। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये सब पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इंस्टीट्यूट तो किताब में दे देते हैं, है ना, लेकिन बंदा समझे तब ना। बिजनेस ट्रस्ट क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स क्या है। फिर भी लिस्टेड इक्विटी शेयर समझ सकता है, लेकिन बाकी पॉइंट्स तो दिमाग से बाहर ही जाएगा। और आईएफएससी के बारे में तो एकदम तोता बुलबुल हो जाएगा, है ना। चलो, लेकिन समझ में आ गया है, यही काफी है। एक को पंखा ऑफ करते हैं। स्टॉक मार्केट क्लास में थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, गर्म लगता है। नॉर्मल लोगों के क्लास में थोड़ा सा मैक्सिमम सब ऑनलाइन बच्चे लोग हैं, ठीक है, हल्का हो जाते हैं, ठंडा लगने से। STCT arising on transfer of other short-term capital assets would be chargeable at a normal rate of tax। देखो क्या बोला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी और एसेट में कमाओगे, ठीक है, तो फिर उसमें क्या टैक्स चार्ज होगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स माने स्लैब रेट, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स माने स्लैब रेट। थैंक यू सर। नेक्स्ट LTCG का लिख लो एक बार। LTCG 112A, प्लीज एक बार लिखो इसको। 112A को एक बार लिख लो। LTCG माने अगर कोई एसेट को हम लॉन्ग टर्म बेसिस में होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचते हैं, जैसे कि शेयर, ठीक है, अगर मैं ये 112A भी शेयर के केस में ही यूज होता है, 112A भी शेयर के केस में ही यूज होता है। अगर कोई एसेट मैं, जैसे शेयर, अगर कोई कंपनी का शेयर मैं 1 साल होल्ड करता हूँ, मैंने 12 मंथ्स होल्ड करता हूँ और फिर किसी को बेचता हूँ सर, ठीक है, 12 मंथ्स होल्ड करके मैं किसी को बेचता हूँ, तो फिर उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर वो जो गेन होगा उसे क्या बोलेंगे, हाँ, और 1 साल होल्ड करके शॉर्ट टर्म, 1 साल होल्ड करके बेच रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कैसे, होल्ड करना मैंने क्या, 1 साल पूरा होल्ड कर लिया, मैंने शेयर में इन्वेस्ट करके उसको पकड़ के रखा, फिर 1 साल बीत गया, उसके बाद बेच रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म होगा ना। जैसे अभी मैं तुम लोगों को जो समझा रहा था, ये वाला पॉइंट, हाँ, लिस्टेड शेयर्स ऑब्वियसली, ठीक है, अनलिस्टेड होगा तो 2 इयर्स। वेरी गुड सर, ये लिस्टेड है, शेयर को छोड़ के दूसरा सिक्योरिटी 3 इयर्स। वेरी गुड सर, ठीक है। लिस्टेड शेयर, जैसे अभी ये जो अभी आपको मैं TCS में, TCS लिस्टेड है, TCS लिस्टेड है, 1 साल होल्ड करो। मानो किसी ने TCS का शेयर को कब खरीदा था, से फॉर एग्जांपल, हाँ, से फॉर एग्जांपल 2023 के, ये तो 24 चल रहा है ना, हाँ, बोलो अगर किसी ने 2022 में भी 2900 में भी लिया था, ठीक है, 2990 वगैरह में भी अगर लिया था और फिर अभी बेचा, तो कितना गेन कर लिया, 2990 माइनस 4171, 1180, 1180 पर शेयर में कमाया। तो ये अगर किसी ने 100 शेयर में या 1000 शेयर में इन्वेस्ट किया, कितना कमाया, 1000 शेयर में कितना कमाया, 11 लाख, ठीक है। 100 शेयर में कितना होता है, 1 लाख, 1,18,000, अगर 100 शेयर है तो 1,18,000। क्यों, मैंने यहाँ पर 1 लाख का एक केस है, 1 लाख का एक केस है, इसलिए मैं ये 1 लाख का कॉन्सेप्ट के लिए पूछा आप लोगों को। देखो, टैक्स एट द रेट 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख को क्रॉस करता है, तो ही जाके आपको ये 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 लाख से नीचे है तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर TCS का शेयर तुम अगर 100 शेयर भी होल्ड करते हो तो तुम्हारा 1 लाख क्रॉस करता है, ठीक है। 1000 में तो बहुत ज्यादा है, 10 लाख 11 लाख हो जा रहा है, ठीक है। शेयर होल्ड करने के बाद मेरा प्रॉफिट दिखाएगा कि 1,18,000 है। हाँ, अगर हम विड्रॉ से 50 शेयर खरीदना
मतलब 50 शेयर को सोल्ड आउट किए तो मेरा प्रॉफिट दिखाएगा 51,000। हाँ तो वो तो गेन 51 ही होगा ना, जो तुम्हारा अभी तक मार्केट में पड़ा हुआ है वो तुम्हारा गेन कैसे होगा, वो तो मार्केट में अभी भी खेल रहा है। तो जब तक सोल्ड नहीं करोगे, जब तक वो सोल्ड आउट नहीं होगा तब तक गेन अराइज नहीं होगा। हाँ एकदम। लेकिन लोग शेयर को क्यों छोड़ता है, अगर उसे लगता है, अगर मानो आपको पता चला इसके बाद शेयर गिरना चालू करे तो कई बार होता है ना, तब आपका वो प्रॉफिट जो कैपिटल गेन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो इरोड हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस चलते बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ एक हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरा लास्ट लास्ट ईयर या उससे पहले साल का होगा, 2022 का मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने टैक्स, ये जो 10% कट के मिलता है। नहीं नहीं ये भरना पड़ता है, ये जब तुम इनकम टैक्स फाइल करोगे तुमको उसमें दिखाना पड़ेगा। नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, ये शेयर 230 पे मैंने लिया था, ठीक है। 230 पे लेने के बाद ये विद इन 3-4 मंथ्स चला गया था 800 में, ठीक है। तो अप्रोक्स 200 में लेने के बाद 800 मैंने 600 टका पर शेयर में मैंने प्रॉफिट किया। तो मैंने ना उस टाइम पे अप्रोक्स 100 शेयर के आसपास मैंने लिया था, लेकिन मैंने 50 50 नहीं 40 शेयर को बेचा 800 में, 60 शेयर को रख दिया। लेकिन देखो अभी क्या हालत है, प्रॉफिट में अभी भी है, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से इसका शेयर 800 से गिरते 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 300 350 में आ गया। हाँ उसमें अभी बीच में कुछ और बेचा, लेकिन अभी भी कुछ होल्डिंग में है। लेकिन अब मैं उसी टाइम पे अगर बेच देता 800 में तो मेरा पूरा गेन हो जाता, समझे। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे लगा था रख देते हैं और मैं उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फिर बाद में गिरता गया मतलब चलो यार इन्वेस्टमेंट के रूप में किया तो रख देते हैं। लेकिन अभी कभी पछता होता है कि 800 में पूरा बेच देता तो अच्छा होता है ना, वो आधा रखने का मतलब ही नहीं था। क्योंकि टैक्स जो भी होगा वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन गेन कितना गिर गया देखो, कहाँ 800, 600 का पर शेयर, अभी तो 100 टका पर शेयर का प्रॉफिट बचा है मेरा, 500 टका पर शेयर में प्रॉफिट मेरा खत्म हो चुका है। लेकिन अभी इस उम्मीद से खड़े हैं कि फिर से बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा गलती हो जाता है, ऐसा गलती हो जाता है। हमेशा बस अच्छा ही सुनोगे, कभी बुरा चीज भी सुनो। चलो, तो टैक्स एट द रेट 10% ऑन LTCG एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एसेट का क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए, कहां पर, शेयर मार्केट में लिस्टेड वाला शेयर होना चाहिए। इफ एसटीडी हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर, खरीदने के टाइम पे, बेचने के टाइम पे अगर आपने एसटीडी पे किया तो ही जाके आपको ये वाला स्कीम मिलेगा। 10% डिस्काउंटिंग रेट है सर ये। नॉर्मली ना कैपिटल गेन में 20% का टैक्स लगता है, लेकिन इसमें कितना लगा, 10% का टैक्स लगा। तो मौज करो सर, ठीक है। ऑब्वियसली ना, नॉर्मली ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको मौज मिलेगा। और लिखो सेकेंड पॉइंट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, वही सेम एसेट है, सेम एसेट है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट, इफ एसटीडी हैज बीन पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट्स। और सेकंड बुलेट में अलग से देना, if such transaction is undertaken on a recognized stock exchange located in an international financial service center, LTCG would be taxable at a concessional rate of 10%, where the consideration for transfer is, where the consideration of transfer is received or receivable in foreign currency, even the STD is not paid or not। लिख लो पहले, यहाँ पर यहाँ तक लिख लो। उसके बाद जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, लेकिन ये जरूरी पॉइंट है, कॉपी में होना चाहिए।
लिख लिया सर? सबका हुआ है? अभिजीत, नील, ऋषभ, हुआ है क्या? यस सर। ठीक है चीज तो ये वाला पॉइंट भी कवर, रिसीव्ड रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी इवन द एसटीडी, वही लास्ट वाला में भी ये पॉइंट था, शॉर्ट टर्म में भी सेम पॉइंट। इसमें ना एक चीज जोड़ना सर, बुलेट देखे, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अब लोगों में इंडेक्सेशन का एक चीज बताया था ना, Yes, sir. ठीक है, वो अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है ना, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है ना, तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन वुड नॉट बी अवेलेबल। वो जो इंडेक्सेशन मैंने बेसिकली आपका एसेट पुराना खरीदा हुआ है, तो मानो आपने एसेट को खरीदा था, Sir, हाँ अगर इंडेक्सेशन हो गया तो 20% के हिसाब से इतना होगा। ऑब्वियसली जो कम होगा जो कम होगा वही बताना चाहिए, बट नॉर्मली 10% में ही सुविधा है। इंडेक्सेशन लेके भी देखा जाता है कि वो थोड़ा, लेकिन फिर भी आप देख के चेक कर सकते, तो करेंगे ना। बिल्कुल चेक कर सकते हो। मैंने इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है तो फिर तुम ये वाला 10% का रेट यूज नहीं कर पाओगे। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है तो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या चला जाएगा, अदर एसेट में 20% हो जाएगा। अगर तुम 20% का टैक्स रेट यूज करोगे तो इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारा शेयर वगैरह है तो उसमें तुम इंडेक्स, अगर 10% तो डिस्काउंटेड हो गया ना, 10% टैक्स तो डिस्काउंटेड हो गया, समझे कि नहीं? तो ऐसे केसेस में 20% लग जाएगा। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं आगे बताता हूँ, चलो ये 112 है, उसमें भी मैं बता देता हूँ। यहाँ तक लिख लिया सर, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा? हाँ चलो, तो हम लोग 2 पॉइंट पढ़े सर, एक 111 ए का टैक्स रेट पढ़े और हम लोग एक 112 ए का पढ़े। दोनों का डिफरेंस क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सर, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एग्जाम में 111 112 ए पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि किस में जाएगा किस में नहीं। नेक्स्ट में आता है सर 112, 112, ठीक है, ये सब बेसिकली कैपिटल गेन का स्पेशल टैक्स के बारे में डिस्कस किया। 112 क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, LTCA, ठीक है, लिख लो, हेडिंग करो एक तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और एक तरफ हेडिंग करो रेट ऑफ टैक्स। 112 सेक्शन क्या है, 112, एक तरफ हेडिंग करो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरी तरफ हेडिंग करो रेट ऑफ टैक्स। कैपिटल एसेट्स पे, कैपिटल एसेट्स पे लिखो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी माने बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है या फिर प्राइवेटाइज्ड कंपनी है। लिखा, इसका रेट ऑफ टैक्स लिख लो। अनलिस्टेड सिक्योरिटी माने जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर्स नहीं है, वैसा कंपनी का शेयर्स अगर आप होल्ड करके बेचते हो, या फिर शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऐसे कंपनी का शेयर बेचोगे तो रेट ऑफ टैक्स क्या है? अच्छा इसके केस में होल्डिंग पीरियड क्या है, अनलिस्टेड का होल्डिंग पीरियड क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का? लेस देन 20, हमारे अगर लॉन्ग टर्म होगा तो 24 महीने से ज्यादा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होगा तो 24 महीने से कम में बेचोगे तो होगा। टैक्स क्या बोला देखो, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनीज का अगर बात है, अगर आप माने बेसिकली रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर दोस्त, अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट हो माने अगर आप कोई कंपनी नहीं है, या फिर अगर आप एक नॉन रेसिडेंट, ठीक है, या फिर अगर आप कोई फॉरेन कंपनी हो, तो आप 10% ले सकते हो विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। रेट ऑफ टैक्स 10% यूज कर सकते हो बट इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझे? 10% ले सकते हो पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप अदर एसएससी हो, अदर एसएससी माने जो नॉन कॉर्पोरेट माने कंपनी नहीं है, नॉन रेसिडेंट माने फॉरेनर का बात कर रहा है,
ठीक है, फॉरेन कंपनी है उनका बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अदर एसेट्स कंपनी, इनके अलावा कोई और एसेट की अगर आपका नाम आता है तो ऐसे केसेस में आपको 20% ही देना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट यूज कर सकते हैं। यानी वो जो चार्ट है इंडेक्सेशन का, वो यार दिया रहेगा, जिस साल खरीदे हो शेयर को, जिस साल बेच रहे हो शेयर को, उसका एडजस्टमेंट करके जो भी वैल्यू होगा देना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा अभी, वो सब कैलकुलेशन आएगा। लेकिन ये सब बिना जाने करने जाएंगे ना, तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो पूरा एकदम बेकार लगेगा। उस दिन एक क्वेश्चन ऐसे ही करवा रहा था आइडिया के लिए। স্যার আপনার আওয়াজ চলে গেছে। जो अभिजीत को लगा उसका प्रॉब्लम है, मैंने म्यूट करके फोन में बात किया, अभिजीत को लगा उसका प्रॉब्लम। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनके केस में अगर आप एलटीसीजी में हो तो 112 में हो सकते हो, या फिर 112 ए में हो सकते हो, क्योंकि 112 का जो सेक्शन है, चाहे वो 112 हो 112 ए हो, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बना है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं जानते हो, ये जो 112 ए का जो कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं LT 111, सॉरी 112 ए, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं LT 111 ए, शॉर्ट टर्म को बोलते हैं। और 112 मैंने जो अलग से बोला है ना। इसके केस में क्या बोला, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के केस में shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subject to tax। इसका माने ये होता है कि आपका जितना भी टोटल इनकम होगा, ठीक है, उसमें से अनएग्जॉस्टेड बैलेंस माने बेसिक लिमिट, माने जैसे अगर आपका टैक्स लिमिट है 2.5 लाख का या फिर 3 लाख का, मिनिमम इतना इनकम होने तब तो टैक्स दोगे। तो ये जो भी, सपोज हमने कैपिटल गेन किया 5 लाख का, तो 5 लाख में से पहले 2.5 लाख का एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा इनकम टैक्सेबल बचेगा उसके ऊपर वो रेट का यूज करो। ব্যাপারটা বুঝতে পারলি তো? সাপোজ 5 লাখ টাকা ক্যাপিটাল গেইন করেছি, তাহলে 5 লাখ টাকা থেকে 2.5 লাখ টাকা বাদ চলে যাবে। ঠিক আছে, 2.5 লাখ বাদ যাওয়ার পরে যে 2.5 লাখটা পড়ে থাকবে, ওই 2.5 লাখের উপরে যে রেটটা থাকবে 10% বা 20% যা নেবো সেটা অ্যাডজাস্ট করবে। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF के लिए। ठीक है सर, समझ में आया? मैंने 112 112 ए 111 ए,
shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subject to tax. पूरा का पूरा अमाउंट पे टैक्स नहीं होगा, अगर बेसिक लिमिट है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ LTCG चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112A और STCG अंडर सेक्शन 111A। माने चैप्टर 6 से माने देयर इज अ चैप्टर इन इनकम टैक्स जो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बट पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब सारा चैप्टर हो जाएगा ना एक बार, फिर टोटल इनकम का क्वेश्चन करेंगे। टोटल इनकम के बाद ये चैप्टर का माने एंट्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन, जिसका सेक्शन है 80C टू 80U। चैप्टर का नाम है चैप्टर 6A, ठीक है। चैप्टर माने आपकी किताब का चैप्टर नहीं, टैक्स लॉज का चैप्टर, ठीक है। किताब के चैप्टर में 6 से नहीं मिलेगा कहीं पर, ठीक है। ये लातिन 6A, ये इनकम टैक्स का डिडक्शंस का चैप्टर है जिसके अंदर 80C से लेके 80U के बीच में डिडक्शंस का लंबा लिस्ट दिया है, ठीक है। अब ये जो डिडक्शंस का लिस्ट दिया है बोलता है कि अगर आप 112 में 10% का माने रिड्यूस टैक्स ले रहे हो, ठीक है, या फिर 112A में रिड्यूस टैक्स ले रहे हो, या फिर STCG में रिड्यूस टैक्स ले रहे हो, तो फिर आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं, ठीक है। कैन बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्या बोला, नो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A कैन बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ LTCG चार्जेबल टू 112A और STCG चार्जेबल टू 111A। माने अगर आप ऐसा कुछ भी यूज कर रहे हो ना, ठीक है, तो फिर आप वहां पर डिडक्शन अवेलेबल नहीं करोगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे हो तो डिडक्शन का क्लेम कर सकते। बात जा रहे ना माथा में। धीरे धीरे जब हम लोग इनकम टैक्स ना मैंने सिंगल हैंडेडली डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि देखो, जब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैपिटल गेन पढ़ा रहा हूँ। अब जो बंदा अभी तक डिडक्शंस तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ना सर, एक साथ कैसे सारा खिचड़ी पढ़ा दूं, फिर भी बीच बीच में क्वेश्चन करा के थोड़ा आइडिया देता हूँ। वाई इनकम टैक्स साउंड डिफिकल्ट? बिकॉज एक चैप्टर के साथ जब बात होता है तो पूरा एंटायर टैक्स को लेके बात करता है, और एक एक चैप्टर के अंदर एंटायर टैक्स स्टूडेंट को समझाने के टाइम पे हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हम पढ़ा रहे हैं सैलरी, लेकिन उसके अंदर PGBP का भी डिस्कशन हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर सैलरी का भी कुछ डिस्कशन आ रहा है, या फिर PGBP के साथ कैपिटल गेन का रिलेशन है। अब कैपिटल गेन को जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक मैं पूरा रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे करूंगा? डिडक्शंस में जब तक पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं उसको एस्टेब्लिश कैसे करूंगा? तो इस पॉइंट में दिक्कत ये हो जाता है। लेकिन इस दिक्कत को भी कम करने के लिए फिर बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ कि देखो ऐसा होता है। उस टाइम पे स्टूडेंट बोलता है कुछ भी समझ में नहीं आया सर, एक्चुअली वो समझाने के लिए नहीं था, वो ये बताने के लिए था कि ये चीज होता क्या है, एक बार देखो। समझना तो बाद में ही मिलेगा, जब सारा टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद जब तुम एक एक पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट को जोड़ोगे तो तुमको वो चीज ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। ये एक ना मैंने तुमको मैं क्या बोल, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी टैक्स का एक ट्यूशन लिए थे। गिरीश आहूजा बोल के एक बड़ा फेमस टीचर था उस टाइम। तो गिरीश आहूजा सर वो बहुत फेमस ऑथर है, ठीक है, उनको उनका किताब भी मिलेगा मार्केट में, ठीक है। तो हम लोग जब सर को पूछते थे, ठीक है, सर ये समझ में नहीं आया, हर पॉइंट पे हम लोग पूछते थे, ठीक है, सर समझ में नहीं आया, लिख एक्चुअली चैट करके पूछना पड़ता था। तो बाद में सर ना गुस्सा हो जाते थे, और गुस्सा उनका एज भी हुआ था। अरे बेटा ये इनकम टैक्स है, बेटा ये इनकम टैक्स है, ठीक है। तो जब ऐसे बोल दिया फिर हम लोग समझ जाते हैं, सो जाओ भाई। मैंने सर का मानना है कि इनकम टैक्स में तुम पेशेंस रखो। तुम अगर जल्दी जल्दी सोचोगे कि मुझे अभी सब समझ में आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इनकम टैक्स जब तक एक सिस्टमेटिक वे से नहीं चलता है ना, तुमको पूरा इधर उधर लगे। लेकिन जब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, तुम गारंटी देता हूं तुम बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा इसी को प्यार करो। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बट क्यों प्यार करोगे उसका भी रीजन है, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत बड़ा कैश काउ बनने वाला है। अकाउंट तो हर कोई करेगा, पर टैक्स का काम हर कोई नहीं कर पाए, तब वो कैश काउ बन जाएगा। अरे भाई उसका कंसल्टिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा है, उसके पास चलता है, ठीक है। ये स्पेशलाइज नॉलेज के साथ आता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। एक हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना जगह है, उसलिए मैं बोला। अच्छा, और एक चीज, rebate under section 87 is not available in respect of tax payable at the rate 10% on LTCG under section 112 में। मैंने 112A में अगर आप 10% वाला टैक्स रिड्यूस करोगे तो 87A के थ्रू से रिबेट क्लेम मत कर देना। जैसे लास्ट दिन हम लोग रिबेट क्लेम कर रहे थे ना, वो रिबेट नहीं होगा।
इन केस द एसएससी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स माने अभी दो रेजिम चल रहा है, डिफॉल्ट माने 115 बीएसई है ना। तो इफ द एसएससी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, enhanced surcharge of 25% would not be levied on dividend income. STCG taxable under section 111A and LTCG taxable under section 112 and under section 112A. यानी इसमें आपको वो 25% लेवाई नहीं कर पाएगा, जो एक्स्ट्रा एनहांस चार्जेस जो आपका डिफॉल्ट सिस्टम में रखा है। अभी इसको अभी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। और एक पॉइंट इसमें नोट में दिया है, इन केस द एसएससी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर तुम डिफॉल्ट से शिफ्ट करके ओल्ड सिस्टम में जाते हो, जो नॉर्मल पुराना सिस्टम है, अंडर सेक्शन 115 बीएसई में माने आउट हो जाते हो, माने 115 बीएसई से आउट होने को ही बोलते हैं कि डिफॉल्ट को छोड़ देना। enhanced charges of 25% और 37% would not be levied on dividend income on STCG under section 111A, LTCG 112 and 112A। माने ये जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसका एग्जैक्ट यूज समझ में आ जाएगा। फिलहाल 15% सरचार्ज लगता है इसके ऊपर, जो बेसिक क्वेश्चन जो आपने एक्सप्लेन किए थे ना, हाँ हाँ उसमें भी इसका जिक्र है। दो क्वेश्चन दोनों में इसका जिक्र है। हाँ हाँ इंटरसेक्शन 112 पे अंडर सेक्शन 112 पे अंडर सेक्शन 111A, हाँ, तो वो जो इनकम पर जो टैक्स आया उसके बाद में 15% सरचार्ज टोटल इनकम में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको 15% मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ये आएगा। ठीक है, इसको मैं बाद में, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन करना तो है सर, ऐसा नहीं है, छोड़ तो नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पर नोट में जस्ट डिस्कशन के लिए बोल दिया कि ऐसा होता है, क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन करो तो, सिंपल एक क्वेश्चन करो देता हूँ, एक जस्ट आइडिया एनहांसिंग क्वेश्चन देता हूँ। ये जो इतना सारा टैक्स रेट है कैपिटल गेन का, नॉर्मल टैक्स है, इसका करना क्या है ना, एक दिमाग में जाना चाहिए। इसलिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो। एग्जाम्पल, Mr. X gives the following info for previous year। अभी कौन सा चल रहा है, 22-23 नहीं 23-24 23-24, क्या क्या दिया है। बोलता है कि इनकम अंडर द हेड सैलरी 3 लाख, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, इनकम अंडर द हेड बीपी माने पीजीबीपी, पीजीबीपी माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, बोला है 1 लाख। इंटरेस्टिंगली ये सब कैलकुलेट करके दे रहा है आपको, आपको किसी के बारे में कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, बट इंडिविजुअली जब एक एक चैप्टर ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा तो उस चैप्टर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी, हाउ टू कैलकुलेट पीजीबीपी, सब अलग से करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन दे, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में एलटीसीजी दिया, एसटीसीजी दिया, लॉन्ग टर्म 111A दिया एंड शॉर्ट टर्म 111A दिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म 111A, लॉन्ग टर्म 111A मैंने समझे कि नहीं, लॉन्ग टर्म मैंने लिखाया, तो लॉन्ग टर्म में तो 112 लॉन्ग टर्म में क्या था 112A था, है ना, लॉन्ग टर्म में 112A था ना, लॉन्ग टर्म 111A और शॉर्ट टर्म 111A, एसटी 111A तो दिया आप लोगों ने, एसटी 111A दिया, एसटी 111A
एंड LT 112 ए कर दो फिर, LT ST 111 हाँ इसको 112 ए कर दो, ठीक है ना, LT 112 ए कर दो तब हो जाएगा। अच्छा इसमें कैपिटल गेन में क्या बोला, 2 लाख का, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 2 लाख का, लॉन्ग टर्म 112 ए जो है उसके बारे में दिया 1 लाख, और ST 111 ए दिया 50,000 50,000, और साथ में कुछ और भी इनकम दिया, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स, अदर सोर्स के अंदर बैंक इंटरेस्ट दिया 20,000 का, और विनिंग दिया 1 लाख का, ठीक है। आपको पूछता है कि इस बंदे का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट, बेसिकली ये मैं क्यों दिया बोले तो वही आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होते हैं। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, समझे, सिंपली क्वेश्चन सिंपल है, हर तरह का इनकम का एक सोर्स दे दिया आपको, और आपको पूछता है कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, इसमें झमेला करेगा कैपिटल गेन और झमेला करेगा अदर सोर्स, क्यों, इसके बीच बीच में अलग टैक्स रेट छुपा हुआ है। अब जब ऐसे अलग टैक्स रेट छुपा हुआ रहता है उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेग्रीगेशन करना पड़ता है, सेग्रीगेट माने सेपरेट करो, अलग करो, तो कैसे अलग करोगे, वही चीज के लिए मैं ये क्वेश्चन दिया, ऐसे खुद से बना के ही दिया अभी आप लोग, तो कैसे करोगे, रे लिख लिया ऑनलाइन में कौन है अभी, अभिजीत, नील, ऋषभ, लिखा आप लोगों ने, ओके, तो लिखो सर, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे तो इजी है, झमेला नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कितना है, 23-24, समझे, ये है लिखने का तरीका। अब इसमें हम लोग एक सिंपल सा पर्टिकुलर का एक कॉलम बना देंगे और एक अमाउंट का कॉलम बना देंगे, एक पर्टिकुलर का एक अमाउंट का। पर्टिकुलर में सिंपल जोड़, यहाँ पर बेसिकली जोड़ना है फिलहाल, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना रे, 3 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना बोला, 2 लाख। इन दोनों में झमेला नहीं है, क्यों बोले तो इसका कोई अलग से टैक्स रेट नहीं होता है एज सच। इनकम फ्रॉम PGBP, इसका भी कुछ टैक्स रेट कभी पढ़े हो क्या, जो लोग PGBP रिसेंटली पढ़े हो, हाँ सर, ये बिजनेस प्रोफेशनल्स में अलग टैक्स रेट मांग रहा है, ऐसा कुछ भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बीपी कितने का, 1 लाख का, ये जुड़ जाएगा, झमेला होगा इधर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन में LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का था, 2 लाख का था, चलो दे दो 2 लाख। अच्छा ये 2 लाख क्या होगा, इसका अलग रेट है कि ये नॉर्मल के साथ आएगा, अलग रेट, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से आएगा कि, मैंने, मेरा कहने का मतलब है कि, अच्छा ठीक है, इसको एक काम करते हैं, मेरे बेसिकली टोटल इनकम में आएगा, फिर बाद में सेग्रीगेट करते हैं, मैंने बेसिकली टैक्सेबल है ना, टैक्सेबल 2 लाख जोड़ दो। अच्छा फिर आपका STCG भी टैक्सेबल है ना, शॉर्ट टर्म में क्या बोला था मैंने, शॉर्ट टर्म 111 बोला था, नहीं ओनली STCG भी बोला था, STCG कितने का था,
ये भी 2 लाख का था। अच्छा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 111 है, शॉर्ट टर्म 111 है, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल एंड लॉन्ग टर्म 111 है, सॉरी लॉन्ग टर्म 112 है, LT 112 है, ठीक है, कितने का था? सर कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, जोड़ रहे इनकम को, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम कर दो, अदर सोर्स को भी जोड़ो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट 10,000 तक नॉर्मली एग्जाम्प्ट होता है, 10th के ऊपर जितना होगा टैक्सेबल हो जाता है, लिखा था ना बेसिक्स पढ़ाने के टाइम पे भी था थोड़ा सा, ठीक है। फिलहाल तो टैक्सेबल करो, बैंक इंटरेस्ट कितना है? 20,000 का, और विनिंग का, विनिंग भी टैक्सेबल है, कितने का? 1 लाख का विनिंग है। सब जोड़ो, जोड़ के मुझे बताओ कितना होगा। 12,70,000, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आया सर इसको बोलते हैं GTI, क्या बोलते हैं इसको? GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। यहां से माइनस करना पड़ता है, यहां से माइनस करना पड़ता है डिडक्शंस, ठीक है। वो जो बार बार 80C का बात कर रहे थे ना, ये टोटल GTI के बाद डिडक्शंस आता है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U अंडर चैप्टर 6 है, 6। समझे? ये है फॉर्मेट सर, बात समझ में आया? ये है फॉर्मेट। तो इसमें मेरे क्वेश्चन में ऐसे डिडक्शंस के बारे में कुछ है नहीं सर, मैंने डिडक्शन कैसे होते हैं, जैसे मानो आपने फैमिली के लिए LIC प्रीमियम भर रहे हो, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुछ जमा कर रहे हो, आपका कुछ मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है, आप कुछ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो, आप कोई मंदिर मस्जिद जो नोटिफाइड है, नोटिफाइड मंदिर मस्जिद को कुछ डोनेट कर रहे हो, ठीक है। आपके घर में कोई फिजिकली चैलेंज बच्चा है जिसका देखभाल देख रेख आप कर रहे हो, ऐसे बहुत सारा वैरायटीज है। फिलहाल एक जस्ट आइडिया के लिए दिया, तो ये सब वैरायटीज अगर आपके क्वेश्चन में रहेगा तो उसमें डिडक्शन क्लेम हो सकता है। लेकिन मैंने फिलहाल एक नोट में आपको कुछ डिडक्शन अवेलेबल कब नहीं होगा उसके बारे में भी बताया। फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कीप इट नील। इसके बाद आपको जो बचेगा वो 12,70,000 ही आपका नेट इनकम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट आता है अब, सर हमने तो यहाँ पर सुना था कि टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है तो फिर उसका रेट वगैरह तो अलग दिया है, तो ये 12,70,000 का जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी आया है, तो नॉर्मली इसका जो जिसका रेट अलग है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो 12,70,000 में से आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो विनिंग को हटाओ, ये विनिंग जो है अदर सोर्स में इसका रेट है सर 30% का, ठीक है। तो विनिंग 1 लाख का इसमें से हट जाएगा @30%। अच्छा एक और चीज, ST111 है, ST111 था ना क्वेश्चन में, ST111 का रेट क्या है? ST, हाँ 15%। 15%। तो 50,000 का जो ST111 है उसका रेट है 15%, तो उसे भी हटाओ, ठीक है। अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका रेट क्या है? LTCG का रेट क्या है? नहीं सर ओनली LTCG 10%। 20%, नहीं ओनली LTCG, ओनली LTCG, मैंने कुछ एसेट मेंशन नहीं किया, एसेट मेंशन किया क्या उसने? ओनली LTCG बोला, तो ओनली LTCG किस में आएगा? अदर एसेट्स पे डाल देंगे ना, ओनली LTCG अदर एसेट पे डाल देंगे ना तो 112 का जो ये LTCE के अंदर भी नहीं डालेंगे, उसको अदर में ही डालेंगे, ठीक है। तो ओनली LTCG अदर एसेट्स में कितने का वैल्यूएशन है? 2 लाख का ना, 2 लाख का बोला था, Yes, sir. @20% का, ठीक है। अच्छा और भी एक LT था, LT 112A, LT 112A, तो LT 112A का रेट क्या है? 10%. LT 112A का रेट है नॉर्मली 10%। मेरा वैल्यूएशन कितना था इसमें?
LT 112 पे 1 लाख का था, हाँ 1 लाख का था, 1 लाख क्रॉस नहीं किया। तो अगर 1 लाख क्रॉस नहीं करेगा तो क्या उसमें टैक्स लगेगा? क्या लिखा है? टैक्स एट द रेट 10% ऑन LTCG एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग एसेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली लिस्टेड इक्विटी होगा, ऐसा ही मान के चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा डिटेल्स भी नहीं दिया, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट पर्पस। तो अब मुझे बताओ कि ये जो 10% का रेट है 1 लाख क्रॉस करने से लगाएंगे, तो आप तो 1 लाख में तो नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या ये जो 112A है, इस केस में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। समझे? बात माथा में गया ना। तो LT 112A हमारे इस केस में, इसको एक काम और भी कर सकते थे, जब हम लोग वो फ्लो को बनाए थे ना, उसी में हम लोग उस पॉइंट को दिखा सकते थे कि एग्जेम्प्टेड हियर। यहाँ पर फिलहाल लिख देते हैं, मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि इसी पॉइंट पे इसको हम लोग हटा सकते थे। अच्छा, इसमें एक गलती हो गया, तब तो टोटल इनकम ज्यादा हो गई, है ना। तब तो टोटल इनकम ज्यादा हो गया, यानी बेसिकली ये जो LT 112A है 1 लाख, ये 1 लाख क्रॉस करने से इस पे टैक्स लगता है। तो ये 1 लाख तो टोटल इनकम पे नहीं आना चाहिए। तब तो मेरा टोटल इनकम होना चाहिए 11 लाख। 1 लाख को हटाओ सर, ये 1 लाख को हटाओ, यही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ये 1 लाख को हटाओ, ये 1 लाख इधर नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें तो टैक्स नहीं है। ठीक है, तो इसको हटाने से मेरा GTI बन जाएगा 11,70,000। ठीक है, तो फिर इसके बारे में यहाँ पर एक साइड में लिख दो कि क्यों तुमने LT 112 में क्यों तुमने नहीं लिया। क्योंकि तुमको पता है कि एज पर 112 में LTCG if exceeding rupees 1 lakh, ठीक है, on the transfer of listed equity share and etc, then only tax applicable of 10%। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक नोट करके लिख दो सर, सिंपल लिख दो कि नॉट टैक्सेबल बिकॉज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख, इतना लिख दो। ठीक है, तो बेसिकली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ये 1 लाख एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी 11,70,000 आपका टोटल बचा है। कितना बचा? 11,70,000। एक सेकंड में इसको 11,70,000 कर देता हूँ। तो इसको, इसके बारे में इसमें यहाँ पर कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। मुझे इतना बताओ, 11,70,000 से विनिंग का 1 लाख चला गया, ST111A का 50 चला गया, LTCG का 2 लाख चला गया, बचा कितना? 8 लाख। यानी इसको हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग। हाँ, STCG था, कितना था STCG? STCG नॉर्मल स्लैब में आता है सर। STCG नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल स्लैब के अंदर आ जाएगा, क्योंकि STCG के बारे में, बाकी नॉर्मल STCG के बारे में कुछ भी कहीं पर भी लिखा नहीं है। अगर नॉर्मल STCG है तो वो स्लैब के अंदर ही काउंट होगा। समझे? यहाँ पर कहीं पर भी STCG के बारे में कुछ बोला है? हाँ, ST111 बोला है, LT 112A बोला है, 112 बोला है। ठीक है, अदर एसेट्स में लॉन्ग टर्म में भी बोला है, लेकिन कहीं पर भी STCG, ओनली STCG बोला है? नहीं बोला। इसका मतलब वो कहाँ जाएगा? स्लैब में घुस जाएगा, वो स्लैब में घुस जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी होल्ड एसेट का होल्डिंग एंड एसेट का क्वालिटी, कि वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, देख के हिसाब करके वो आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर और कुछ नहीं आ रहा है तो STCG नॉर्मल एसेट के अंदर ऑलरेडी इनपे, माने 11,70,000 से जब तुम ये सब अमाउंट को हटाओगे, ठीक है, तो बाकी जो बचा वही उसके अंदर STCG भी है। कितना बोला सर आपने बैलेंस? 8,20,000। ये होगा नॉर्मल स्लैब का कैलकुलेशन। करो नॉर्मल स्लैब करो एक बार, ऑप्शनल में कर दो। हाँ, मैंने 2.5 लाख वाला कर दो। मान के चलते हैं कि 115 BSE के से शिफ्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन लेने का कोशिश कर रहे थे ना, यहाँ पर डिडक्शन लेने का कोशिश कर रहे थे, तो 115 BSE से शिफ्ट आउट होगा तभी डिडक्शन ले सकता है, इसलिए मैंने 115 BSE से शिफ्ट आउट कर दिया। क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि 115 BSE लेना है कि नहीं लेना है, वो क्वेश्चन बोल देता है कि हाँ शिफ्टेड आउट फ्रॉम 115 BSE एटसेट्रा बोल देता है। इसका नॉर्मल ऐसे होगा, अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, सही तो। फिर ग्रेटर देन 2.5 टू 5 लाख एट द रेट 5%, कितना होगा? 12,500। फिर ग्रेटर देन 5 लाख टू 8.2 लाख, ये इसका डिफरेंस कितना? 3,20,000 का
20%, 20%। 3,20,000 पे কত হচ্ছে? 64,000। বুঝতে পারলি? তুই এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলি? আপ টু 2.5 লাখ নীল, 2.5 লাখ থেকে 5 লাখ কত হয়? 5% মানে 12,500, আর 5 লাখ থেকে 8,20,000 কত হয়? 3,20,000। 3,20,000 উপরে 20%, তাহলে কত হচ্ছে? 64,000, তাই তো? তাহলে 64,000, 12,500 নীল, তাহলে 64,000 আর 12,500 টোটাल করলে कत है? 76,500। ये हो गया स्लैब के हिसाब से। और बाकी इधर वाला 1 लाख का 30,000, 50,000 का 15% कितना होगा? 7,500। और 2 लाख का 20% कितना होगा? ठीक है, ये सब जुड़ जाएगा, ये सब जुड़ जाएगा आपके टैक्सेबल अमाउंट में। one lakh 54,000. समझे? 1,54,000। इसके ऊपर एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस लगा देना। पूरा ऊपर ये 1,54,000 आया ना पूरा, मैंने 30,000, 7,500, 40,000 और 76,500, ये आपका टोटल टैक्स है। टोटल टैक्स के ऊपर 4% लगाओगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे। 161. 160, 160, वाह, गजब फुट वैल्यू आ गया। 1,60,160 ये सरकार के घर में जमा होगा। ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? মানে ये डिफरेंट टैक्स रेट रहने से क्या करना है उसका एक रफ आइडिया मैंने आप लोगों को दिया। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन और भी चीजें कॉम्प्लेक्स सिंपल बहुत कुछ होगा, आगे आगे चर्चा में पता चलेगा, लेकिन ये रेट का अलग होने का ये है खेल। ठीक है, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ठीक है, क्वेश्चन में और भी चीजें होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको एक देके बताया कि डिफरेंट रेट रहने से हमें करना क्या पड़ेगा। अच्छा, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में उस फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा बता रहा था कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, याद है सर? ठीक है, तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, बट देयर आर सर्टेन लिमिट। ठीक है, लिमिट के कॉन्सेप्ट क्या है, 2 मिनट बता देता हूँ, सुन लो। ठीक है, झमेला ज्यादा नहीं है, बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो भी सकता है। ठीक है, कब? उसका कुछ नियम है, वो नियम का कॉन्सेप्ट एक बार जानो, एग्जाम में ना कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें ना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा काम करता है। क्या बोला? शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, क्या बोलता है? शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, एरियल माने हवा के द्वारा। ठीक है, रोड या रेल के थ्रू से नहीं। ठीक है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड रिफर्ड टू इन आइटम ए। आइटम ए माने दिस वन। ठीक है, मैंने बेसिकली इसको बोलते हैं agricultural land situated in any area within the jurisdiction of a municipality or cantonment board having population of not less than 10,000। ठीक है, माने अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 से कम ना हो, ठीक है, तो फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रहेगा। माने बेसिकली किसी एरिया का, नॉर्मली हमारे देश में ना सिटी का जो टाउन होने का या शहर बनने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी एरिया में 10,000 से लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो वो जगह शहर हो सकता है। हाँ, डिपेंडिंग और भी एक चीजें काम करता है। नॉर्मल जो शहर का डेफिनेशन यहाँ पर तो उतना डिटेल्स में यहाँ पर जरूरी नहीं है। वहां का पॉपुलेशन अगर 80% एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तब वो गाँव ही माना जाएगा। बट ये बहुत कम देखा जाता है कि कोई गाँव का जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, ऐसा बहुत कम ही मिलता है। ऐसा मैंने ढूंढना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर गांव, गांव माने क्या, एक ग्राम पंचायत होता है ऐसा। तो एक ग्राम पंचायत के लोकेलिटी के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग रह रहा है, ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा। अगर क्योंकि तब अगर वो चेंज हो जाए तो ग्राम पंचायत चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? मैंने ऐसे तो लगातार 1 2 4 करके बहुत गांव हो सकता है, तब उसको मिला के तो एक बड़ा जनसंख्या हो ही सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक गांव का पंचायत एक पंचायत एरिया लेते हैं और उस पंचायत एरिया में अगर 10,000 से ज्यादा लोग हैं,
तो उसे पंचायत और नहीं माना जाएगा अगर वहां का पॉपुलेशन का मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ ना हो, माने अगर सर्विस या जॉब से जुड़ा हुआ तो वो शहर में जाएगा। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है, जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये जो मैंने आपको बोला ये इकोनॉमिक जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट में, बट हमें टैक्स के पर्पस में इतने डिटेल्स में नहीं जाना है। हमारे लिए एक लिमिट बांध के दिया है कि नॉर्मली एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, और अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के कमाओगे तो वो इनकम कैपिटल गेन नहीं होगा। ये मेन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक मैंने लोचा करके रखा है। क्या लोचा है? सपोज इसको समझने के लिए कुछ ऐसे एक मैप ओपन करने से अच्छा रहेगा। जैसे बोलते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी का जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, एक शहर है जिसका जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है और एग्रीकल्चरल लैंड 2 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। 10,000 वाला पॉपुलेशन वाला जगह और जो जगह है मैंने जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 2 किलोमीटर के अंदर आ जाता है, विद इन 2 किलोमीटर लिमिट। तो अगर ऐसा है तो फिर वो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। बात समझे? वो कैपिटल एसेट है। इसके रीजंस क्या है सर? मैंने डेफिनेशंस के पीछे देयर मस्ट बी सम रीजंस। रीजन इतना है कि उसको शहरिया जमीन माना जाएगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, यानी वो नॉर्मल मैंने उसका दाम बढ़ जाएगा। नॉर्मली हमारे देश में 10,000 वाला शहर तो कम ही मिलेगा आपको। अगर कोई जगह शहर बनता है ना, वो मोटा मोटी 1 लाख 1.5 लाख का जनसंख्या होता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पर एक छोटा शहर लेता हूँ। जैसे मेरा होम टाउन है ये वाला शहर, इसका नाम है झाड़ग्राम, ठीक है। उसके बगल में है एक और शहर खड़गपुर, ये भी टाउन्स में आता है। बट खड़गपुर टाउन बड़ा टाउन है, बट झाड़ग्राम टाउन छोटा टाउन है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक। झाड़ग्राम शहर का जनसंख्या हार्डली 1 लाख होगा, खड़गपुर का तो कम से कम 5 लाख से ऊपर होगा। कहाँ गया झाड़ग्राम? देखा, इतना छोटा है कि गायब हो जाता है। खड़गपुर के पास ही था, ये देखो जंगल के अंदर है, देख रहे हैं, जंगल में मंगल। ये झाड़ग्राम का राजबाड़ी निकल गया, ठीक है। वो हम लोगों का वहाँ का किंग का पैलेस। ये शहर देख रहे हो सर? ये चारों तरफ जंगल है, ये देखो। तो ये बोटानिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। और ये चारों तरफ जंगल में ही भरा हुआ है। लुक लाइक दिस, ऐसे ही है मेरा जगह, ठीक है। ये ठंड के मौसम में लिया गया फोटो है। कैसे पता चला? पतझड़ का टाइम है ना, तो सारा पत्ता झड़ गया। अगर तुम अभी जाओगे ना, ये सब पेड़ एकदम पूरा हरा भरा है और जंगल अंदर दिखाई भी नहीं देगा करंट टाइम पे। बट ये ठंड के टाइम पे है तो पूरा सूखा है, ठीक है। जो भी हो, लेकिन मैं आपको शहर थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं आपको शहर का लिमिट बता रहा हूँ कि ये जो शहर है यहाँ से कितना दूर जाना है। 2 किलोमीटर के रेंज पे अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, तो फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। अगर 2 किलोमीटर के ऊपर है तो एग्री लैंड है। समझे? बस इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटा शहर का जरूरत था। अब इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, जैसे मानो कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, सुपर डुपर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। ये जो कोलकाता है इसका क्या लिमिट है बोलो तो? इसका लिमिट है कि अगर किसी शहर का जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, ठीक है, उसके 6 से 8 किलोमीटर के रेंज पे अगर कोई गांव का जमीन है गांव का जमीन, बात को समझे, वहां पर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन अगर वो 10 लाख वाला जनसंख्या वाला शहर के 6 से 8 किलोमीटर के रेंज पे है, तो उसको एग्रीकल्चरल लैंड इनकम टैक्स नहीं मानते, भले ही तुम उस पे पीढ़ी दर पीढ़ी एग्रीकल्चरल लैंड का काम करो। लेकिन अगर आप उस लैंड को बेचोगे आपको बहुत दाम मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल कोलकाता के एकदम पास में अगर आपको एग्री लैंड देखना है, तो आप ना कभी यहाँ से बस करके या कैब करके, जो भी आपको पसंद है, आप चले जाओ साइंस सिटी, ठीक है। कहाँ जाओगे? साइंस सिटी। ये देखो ये एरिया कोलकाता के एकदम ज्यादा नहीं है, सॉल्ट लेक पार करोगे आपको साइंस सिटी मिलेगा, जहां पर आईटीसी का बड़ा सा होटल है ना। हाँ ये देखो ऐसे एरिया पड़ता है, ऐसा एरिया पड़ता है। ये ऐसा एरिया में पड़ेगा। ये एरिया देख रहे हो, इस पे ना पूरा खेती होता है। ये देखो आईटीसी रॉयल बंगाल का होटल, अरे ये रहा, ये देखो
देखा ना, ये होटल इधर है और इस होटल के सामने उठोगे ना, ये पूरा एग्री लैंड है। इसको बोलते हैं धापा। ठीक है, इस जगह का नाम है धापा। कोलकाता का सारा कचरा जाके धापा में डंप किया जाता है, और उसमें से कचरा को अलग करके सिर्फ जो मैनियर बन सकता है उसको सारा इस मिट्टी में डाला जाता है। और उसमें ठंड के टाइम पे या अभी भी जाओगे, पूरा भरपूर एग्रीकल्चर हो रहा है इस पूरा एरिया में, और बहुत ब्यूटीफुल सजा के रखा है। एग्री लैंड है तो क्या इसका वैल्यू समझ सकते हो तुम? ह्यूज वैल्यू है, करोड़ों का दाम है इसको। जो जो भी जिसका भी ओनरशिप में है, वो जब इसको बेचेगा बहुत भयंकर दाम मिलेगा। इधर ये बानतला तक तो पूरा एक एक जमीन सब शहरी जमीन है, लेकिन है गांव। बानतला टैनरी का एरिया है, मैंने वो चामड़ा बनता है उधर। ठीक है, लेकिन ये भी सिटी लिमिट से काफी दूर है, पर 6 से 8 किलोमीटर के रेंज पे आ जाता है, तो यहाँ का हर एक जमीन करोड़ों में बिकता है। यहाँ पर कुछ एसीजेड एरिया भी है, विप्रो का ऑफिस वगैरह है, बहुत कुछ है इस एरिया में, लेकिन है गांव। अभी भी यहाँ पर लोकल ग्राम पंचायत चलता है। दो नहीं, बड़ा शहर के केस में 6 से 8 किलोमीटर। नॉर्मल शहर के, हाँ, साइंस सिटी, ये रहा साइंस सिटी। क्लिक करेंगे, हाँ ये फोटो में क्लिक करेंगे। तब तक पता रहेगी साइंस सिटी, वहां जाकर देखेंगे। अच्छा अच्छा, देख क्या, वही तो, वही साइंस सिटी के उल्टा साइड में ही बोल रहा हूँ मैं। ये जितना सारा धापा है ना, वो धापा पूरा एकदम शहर के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन है ग्रीलैंड, जैसे इसको बताने के मैंने बोला आपको। ठीक है, अब देखो दिखता है तो बोल देता हूँ। ठीक है, दिमाग में भी होना चाहिए, उसके उस पार कोई शहर नहीं है, लेकिन वो शहर के लिमिट से इतना क्लोज है और सारा एग्रीलैंड है। इवन कोलकाता में ठंड के टाइम पे इतना गोभी उगता है ना उस धापा में, फूल गोभी होता है ना। ठीक है, एकदम बेकार सड़ा हुआ चीज से बनता है, लेकिन उसको खाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, गैस होता है सिर्फ उसको खा के। हम तो गोभी लाते हैं, जाके पूछते भाई रांची वाला गोभी तो नहीं खाएंगे। हाँ, रांची वाला बहुत टेस्टी होता है, और उसको खा के गैस उस नहीं होता है। साइज में थोड़ा छोटा होगा, हाँ, छोटा 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 होगा। मेरे पापा का सर मतलब का हिदायत है कि गोभी घर में छोटा आना चाहिए, बड़ा बड़ा नहीं। वो इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वाला नहीं चाहिए। छोटा वाला गोभी होता है, ऑफ सीजन में भी मिलता है, और रांची वाला होता है। हम सब्जी वाले में जाके बोलते हैं रांची वाला माल दो। ये कोलकाता वाला, ये धापा वाला गोभी हमको नहीं चाहिए, ये इतना बड़ा बड़ा साइज में होता है, यस सर, टेस्टी नहीं होता है। मंचूरियन तो मैं हाँ, मंचूरियन में ठीक है, हाँ बात सही क्या है एकदम। मंचूरियन करना है ठीक है, बट गोभी ऐसे नॉर्मल फ्राई करके खाना है, ठीक है, उसका टेस्ट चाहिए, तो तुमको वो छोटा वाला गोभी चाहिए। हाँ एकदम, एकदम माइंड मैच कर गया। सही बोला। वही कह रहा हूँ, इसी के लिए नहीं, मेरे को आजकल थोड़ा नॉलेज हो गया कि कहाँ का सब्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। टेस्टी सब्जी उस साइड का ज्यादा होता है, लेकिन इधर सब्जी ज्यादा मिलता है। यहाँ पर तुम्हें हर चीज मिलेगी, लेकिन तुमको अगर साग वगैरह जो भी खाना हो, इधर तुमको हर चीज मिल जाएगा। लेकिन टेस्टी, क्योंकि वहां का मिट्टी में पानी कम है, और जो पानी वाला मिट्टी में जो बनता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि उसको बहुत ग्राउंड में जाके ना अपना जीने के लिए पानी जुगाड़ करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा अंदर जाते ही पानी मिल जाएगा, ये पानी उतना मीठा नहीं होता। तो सिंपल बात है, जो मीठा पानी से बनेगा उसका टेस्ट थोड़ा अलग होगा, और जो नॉर्मल नॉर्मल कोई भी पानी से बन जा रहा है तो उसका टेस्ट उतना नहीं आता है, उमदा नहीं आता। और रांची वगैरह साइड में क्या है ना, ग्राउंड वाटर काफी नीचे है, तो वहां पर जो भी बनता है ना, उसका एक अलग वेदर कॉन्सेप्ट करना टेस्टी हो जाता है। समझे, इधर लॉजिक है इसके पीछे। छोड़ो। पत्ता गोभी उगाएगा, ठीक है, वो तो सब ये इंश्योरेंस का क्या है, पत्ता गोभी को फुटबॉल करके खेल रहा है। मतलब देखिए, जो उसको मारा था उस दिन पाएगा, वो मतलब वो फुटबॉल का नहीं खेल रहे थे, मतलब इनका फुटबॉल में कम पड़ गया था उनके लिए। अब सोच रहे तो क्या जरूरत है पत्ता गोभी तो फुटबॉल का खेलने। अच्छा, अगर सिटी का लिमिट जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो, सिटी का जनसंख्या अगर 1 लाख से ऊपर हो पर 10 लाख से नीचे हो, ठीक है, तो लिमिट क्या है, 2 किलोमीटर से ज्यादा पर 6 किलोमीटर से कम, इसके अंदर अगर जमीन मिल जाए आपको, तो फिर वो एग्री लैंड नहीं है, वो कैपिटल एसेट है, और उसमें कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। सर 2 किलोमीटर से ज्यादा, हाँ, दो दो
अगर 2 किलोमीटर से कम रहा तो फिर वो नहीं, अगर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज्यादा पर 6 किलोमीटर से कम, और जनसंख्या कितना, 1 लाख से ज्यादा, ठीक है, अगर इसमें बीच में पड़ जाए तो फिर नहीं बनेगा। मैं समझाता हूँ, देखो ये एग्जाम्पल करो, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट क्लियर होगा। क्या दिया, लिमिट दिया 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर रेंज में जमीन है, शहर का जनसंख्या है 9,000, क्या हम उसको कैपिटल एसेट बोलेंगे? नो। समझे? शहर का जनसंख्या है 12,000, मैंने मोर देन 10,000, मैंने शहर बन गया वो, जमीन है 1.5 किलोमीटर में, क्या एग्रीलैंड, एग्रीकल्चर मैंने कैपिटल एसेट बोलेंगे? यस सर, दो हाँ 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, तो 2 किलोमीटर के अंदर तो आ गया ना, 12,000 के ऊपर का जनसंख्या है, मोर देन 10,000 हुआ ना, और मोर देन 10,000 में अगर वो विद इन 2 किलोमीटर जमीन है तो फिर वो कैपिटल एसेट है, तो यस। नेक्स्ट इज 11 लाख का जनसंख्या है, मतलब 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा, 8 किलोमीटर के अंदर रहने से ही, तो ये तो 2 किलोमीटर है, तो चुपचाप हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ, बस पहला कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये इजी लगेगा। जनसंख्या है 80,000, जनसंख्या है 80,000, लिमिट दिया है 3 किलोमीटर, 80,000 1 लाख से कम, हाँ, पर 10,000 से ज्यादा, मतलब 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर से कम में होना चाहिए। सर मोर देन 10,000 है पर लेस देन 1 लाख है, ठीक है। अब 10,000 के लिए लिमिट है 2 किलोमीटर का, यस। और 1 लाख के लिए लिमिट है 2 to 6 किलोमीटर का। यहाँ पर आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आप बस इतना मुझे बताओ, ये 1 लाख से नीचे आता है ना, लेकिन 10,000 से ज्यादा आता है, ठीक है, तो बेसिकली इसको तुम 10,000 के लिमिट में रखोगे कि 1 लाख के लिमिट में रखोगे? 10,000 के लिमिट में रखोगे, तो 10,000 के ऊपर का जनसंख्या होने से मेरा लिमिट क्या है, 2 किलोमीटर। अगर जमीन 2 किलोमीटर में हो तो एग्रीलैंड कैपिटल एसेट है, सॉरी मैंने कहने का मतलब है, अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो एग्रीलैंड है, अगर 2 किलोमीटर के, गलत बोल रहा हूँ ना बार बार, सॉरी, अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो कैपिटल एसेट है। तो 80,000 का जनसंख्या मोर देन 10,000 यस। है ना, शहर का जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, और मेरा जमीन 2 किलोमीटर से बाहर है, तो कैपिटल एसेट नहीं है, सिंपल। आपको ऐसे सोचना है, आपको ना वो दोनों को कंपेयर करके माथा खराब नहीं करना। जैसे अभी वो पूछ रहा था ना सर 1 किलोमीटर में क्या करें, आप वैसे मत सोचो, आप सीधा सोचो कि भाई मेरा जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है पर 1 लाख से कम है, तो मुझे 1 लाख के लिमिट में जाना ही नहीं है, मैं 10,000 के लिमिट में ही सोचूंगा। 10,000 से ज्यादा है जनसंख्या, 10,000 से ज्यादा है और लिमिट 2 किलोमीटर के अंदर नहीं है, बाहर है, तो एग्रीलैंड नहीं है, सॉरी एग्रीलैंड है, कैपिटल एसेट नहीं है, सॉरी बार बार बोलते बोलते क्या बोल रहे हैं, एग्रीलैंड है पर कैपिटल एसेट नहीं, ठीक है। जनसंख्या 3 लाख, माने मोर देन 1 लाख, पर 10 लाख से नीचे, आप 10 लाख के ऊपर नहीं मत जाओ, आप जो भी सोचोगे मोर देन 1 लाख के कॉन्सेप्ट में सोचो। आपका लिमिट क्या है, 2 to 6, 4 के अंदर है, तो कैपिटल एसेट है। थैंक यू। 12 लाख, 10 लाख के ऊपर, ठीक है, माने मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी का लिमिट क्या है, 6 to 8, 6 to 8, आपका जनसंख्या कितना है, माने सॉरी लिमिट कितना आया, 5 किलोमीटर, तो कैपिटल एसेट यस। 8,000 लेस देन 10,000, बहुत दूर है भाई, ठीक है, आएगा ही नहीं, चुपचाप ना, समझे? बेसिकली आंसर सही है, मैं ना मैंने काट रहा हूँ। 4 लाख का जनसंख्या मैंने मोर देन 1 लाख, आपका लिमिट है 2 to 6, ये तो 7 है, नहीं लेंगे, मैंने कैपिटल एसेट नहीं है। 10,50,000 मोर देन 10 लाख, यस। 15 लाख का जनसंख्या है लेकिन 9 किलोमीटर में घर है, मैंने जमीन है, बच गए, ठीक है। यहाँ पर बचने का मतलब क्या है समझ रहे हो ना, कि अगर आज आता ना 8 किलोमीटर पे जमीन बेच के कमाओगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और एक चीज है, वैल्यू मैटर नहीं करता, हो सकता है कि 8 किलोमीटर वाला जमीन भी जो दाम पे बिका, 9 किलोमीटर का जमीन भी सेम दाम पे बिका, ठीक है, लेकिन टैक्स बच जाएगा आपका। क्या बोल बोल, क्या दिमाग में चल रहा था बोल, कैसा प्लॉट ले, मैंने अल्टीमेटली सभी के अंदर आ गया ना।
बस ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि वो कैपिटल एसेट एग्रीकल्चरल लैंड को लेके ये एक चक्कर है, ठीक है, लिमिट एक बात दिया है एज पर इनकम टैक्स, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कल करवाए थे ना। यस सर। ये सब समझाने में टाइम लगेगा। सेक्शन 46 कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, यानी जब कंपनी बंद होता है उस टाइम पे जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना उसका क्या करें। फिर कैपिटल गेन ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स, मैंने कंपनी जब अपना शेयर को मार्केट से खरीद लेता है खुद का, तो उस टाइम पे भी एसेट्स में कुछ इंपैक्ट पड़ता है, उसका क्या करें। इन केस ऑफ शेयर्स वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, एक सेकेंड, ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड, ये तो लास्ट दिन बोल दिए थे। अच्छा, अमलगमीशन के बारे में लास्ट दिन कुछ बोले थे। यस। हाँ, ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन करवाए थे क्या लास्ट दिन? नहीं, चलो तो करते हैं। AIM held 2000 shares in a company ABC Limited, an Indian company. This company amalgamated with another Indian XYZ company. ABC कहाँ का है? AIM का 2000 शेयर है कौन सी कंपनी? ABC। ABC एक इंडियन कंपनी है, ये कंपनी अमलगामेट हो रहा है एक अनदर इंडियन कंपनी जिसका नाम है XYZ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 अंडर द स्कीम ऑफ अमलगामेशन। क्या है अमलगामेशन? लास्ट दिन बातचीत हुआ है कल। AIM was allotted 1000 shares in the new company. AIM को नया कंपनी में 1000 शेयर और मिला है। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अलॉटेड इन हायर बाय 50,000 देन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन ABC लिमिटेड। यानी कहता है जो ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉट हुआ है इज हायर बाय 50,000, 50,000 टका से ज्यादा है, देन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन ABC लिमिटेड, माने ABC लिमिटेड में उसका जो इतना शेयर होल्डिंग है उससे 50,000 से ज्यादा वैल्यू से उसको मिल रहा है। द असेसिंग ऑफिसर proposes to treat the transaction as an exchange, वो कहता है कि ये एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, एंड उस 50,000 का जो एक्स्ट्रा मिला है उसको कैपिटल गेन बोल के चार्ज करना चाहता है एम को। माने असेसिंग ऑफिसर माने इनकम टैक्स ऑफिसर एम को बोलता है तुमको सरकार के घर में देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो पुराना होल्डिंग है और बदले में जो तुम्हें नया शेयर मिल रहा है शेयर एक्सचेंज के थ्रू से, ये तुम्हारे लिए गेन है, तो ये गेन पे तुम सरकार को टैक्स दो। लेकिन इसमें ये चीज देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांसफर है, क्या हम इसे ट्रांसफर बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने इसको एक्सचेंज बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली ये है सर, इन द अबव एग्जांपल द ट्रांजैक्शन इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द एग्जम्पशन एक्सप्लेन्ड अबव एंड द प्रपोजल ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू ट्रीट द ट्रांजैक्शन एज ट्रांसफर इज नॉट जस्टिफाइड। तो आपको बेसिकली यहाँ पर वो सेक्शन 47 में जो रूल हम लोगों ने अमलगमीशन के पढ़े में पढ़े, ये वाला चीज, अमलगमीशन इज नॉट अ ट्रांसफर, इज नॉट अ ट्रांसफर, ये पॉइंट को बेसिकली आपको बताना है। ये पॉइंट को आप 47 सबसेक्शन 7 के थ्रू से अगर बता देते हो ये आंसर का जस्टिफिकेशन हो जाएगा। इसमें 2 नंबर रहे 3 नंबर रहे मिल जाएगा, समझे सर। इसीलिए थॉरो स्टडी का जरूरत बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल क्या हो जाता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ के नहीं जाएंगे तो ऐसे। ये सब क्वेश्चन देखो कितना इजी आंसर है, आंसर में बहुत माथा खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है इतना थॉरो कौन पढ़ेगा भाई, इतना थॉरो कौन पढ़ेगा। ट्रांसफर पढ़ लिए तो ट्रांसफर का एक्सेप्शन पढ़ने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास के डिस्कशंस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये वाला डिस्कशन हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट दिन बाकी पॉइंट बता के ही ये क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे थोड़ा बहुत आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो पूछता है कि यहाँ पर व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ये पूछता है, ठीक है। एग्जामिन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अच्छा, तो हम लोग का मैम के पास भी क्लास है ना, चलो घर जाओ, फिर से आना पड़ेगा। आज इतना ही है, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट है प्रोविजन से उसको बताऊंगा और बता के थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स करूंगा आई थिंक, और 2 क्लास के बाद हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे, ठीक है। मैंने कैपिटल गेन से जो भी पूछे आप कर सकते हो, मैंने वो फॉर्मेट में जैसे देता है ना वैसा कुछ, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू सर। थर्सडे को जो एक्स्ट्रा FM का क्लास मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ सर,
3 से 3:30 बजे मैं एक बार फिर भी कंफर्म करूंगा मैम से, एक बार डिस्कस करके। ऐसे कल मैम ने ही मेरे को ये बताया, तो आप लोगों में सभी को व्हाट्सएप कर दूंगा कि थर्सडे को एक्स्ट्रा एफएम क्लास बोल के थोड़ा देख लीजिए। ठीक है बाय सर। सर। बाय सर। ओके। बाय सर।